स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास को लेकर, आखिरकार माफी चाहेंगे प्रवास को लेकर कि कब तक ये शुरू होगा, कितने दिन का रहेगा, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और सीएम के प्रवास के अलावा जो आज दिन भर में घटनाएं रही हैं उस बारे में भी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ अगले कल कैबिनेट बैठक होने जा रही है, कौन से महत्वपूर्ण एजेंडास को लेकर इसमें चर्चा होने जा रही है या कौन से बड़े फैसले संभावित है, इस बारे में भी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। सबसे बड़ी अपडेट आउटसोर्स भर्ती को लेकर निकलकर सामने आई है। दरअसल ये आउटसोर्स भर्ती में क्योंकि स्टे लग गया था और आज फिर इस मामले पर सुनवाई हुई है, एक नया ही मोड़ सामने आया है। याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। किसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इसके बाद आउटसोर्स भर्तियां कब तक हो पाएंगी, किस तरह की परिस्थितियां इसके बाद रह सकती हैं, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, नौ तोड़ पर घमासान देखने के लिए मिल रहा है। यहां मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से एक और चेतावनी दे दी गई है और इन्होंने ये भी आज अपडेट दी है कि जल्दी ही किन्नौर के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं क्योंकि नौ तोड़ की सुविधा अभी तक उन्हें नहीं दी गई है। 5 बार वो राजभवन में जाकर आग्रह राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से कर चुके हैं और पलटवार भी उन्होंने राज्यपाल के बयान पर किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी एक नसीहत दे डाली है मंत्री को और मंत्री ने भी जयराम ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया आज दी है। तो ये टकराव बड़ा हमें देखने के लिए मिल रहा है और नौ तोड़ का प्रावधान पूरा नहीं किया जा सका है अभी तक। ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए क्या कुछ इस पूरे मामले में आज मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया, जमकर एक तरह से बरसते हुए नजर आए हैं राजभवन पर भी और नेता प्रतिपक्ष पर भी। तो ये भी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अगले 4 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा और अभी बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं जताए गए हैं ऊंचे क्षेत्रों में भी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी। देखिए, नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और अभी तक आरोपी फरार है। आरोपी का कोई पता नहीं लग पाया है क्योंकि जिस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया वो भी सही से आरोपी को नहीं जानती है। रामपुर का मामला है जहां 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। नवंबर 2024 में पहली बार इसके पेट में दर्द हुई और परिवारजन जब इसे अस्पताल लेकर गए तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये जानकारी उन्हें पता चलती है कि उनकी बेटी गर्भवती है। लेकिन दुष्कर्म करने वाला आरोपी कौन है इस बारे में बेटी को पता नहीं था। जब उससे बार बार पूछा भी गया तो उसका ये कहना था किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। अभी पिछले कल की ही जानकारी सामने आई है, एक छोटी बच्ची को इसने जन्म दिया है, लेकिन बच्ची को जन्म देते ही नाबालिग खुद मृत्यु के घाट उतर गई है। अब पिता की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रसव के दौरान ही उसकी ये हालत हुई है और नाबालिग अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और साथ ही साथ एक छोटी बच्ची को भी जन्म दिया है। लेकिन ये परिस्थितियां आई कैसे, अब इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और आखिरकार ये अज्ञात व्यक्ति कौन था, जल्द से जल्द इसे पकड़ा जाए, ये परिजनों की ओर से डिमांड रखी गई है क्योंकि उनकी बेटी ने जानकारी सिर्फ इतनी ही दी कि कोई अज्ञात व्यक्ति था और ज़बरदस्ती उसके साथ की गई। उस वक्त बेटी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन 7 महीने बाद जब पेट में दर्द उठी तो परिवारजनों को उसने ये बात बताई। अभी पॉक्सो एक्ट के तहत यहां मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा, ये परिवारजनों को आश्वासन यहां पुलिस की ओर से दिया गया है। रामपुर पुलिस थाना में ही ये मामला दर्ज किया गया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज मामला कहना चाहेंगे क्योंकि 16 वर्ष की युवती थी और एक तरह से छोटी बच्ची ही इसे भी कहना चाहेंगे और ये तक नहीं जानती थी कि 7 महीने पहले इसके साथ क्या हो गया है। जब पेट में दर्द उठी उसके बाद अल्ट्रासाउंड होने के बाद जानकारी सामने आती है और प्रसव के दौरान हालत इतनी खराब हो गई कि अब दुनिया छोड़ गई है। और नवजात को जन्म देने के बाद यहाँ परिस्थितियाँ अब किस तरह की परिवारजनों के लिए बनेगी, ये भी गंभीर विषय है। और ये भी परिवारजनों का कहना है कि जब नवंबर 2024 को उन्हें ये जानकारी मिली थी अल्ट्रासाउंड करने के बाद, तो शर्मिंदगी के चलते वो पब्लिकली इस बात को नहीं कह पाए। देखिए, नौ तोड़ पर हमें घमासान देखने के लिए मिल रहा है। मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से आज चेतावनी दे दी गई है राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को कि जल्दी ही किन्नौर के लोग अब सड़कों पर उतर सकते हैं। जैसे ही मौसम और सड़कें साफ होंगी तो फिर रणनीति तैयार की जाएगी किन्नौर के लोगों की ओर से, क्योंकि तकरीबन 12,000 के करीब केस पेंडिंग है और इनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें 20 बीघा तक ज़मीन नहीं दी जा सकती है जब तक राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल इस पर मंजूरी नहीं दे देते हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को सस्पेंड नहीं करते हैं।
जिस वक्त नौ तोड़ नियम बनाया गया था तो प्रावधान दिया गया था कि जरूरतमंद लोगों को सरकारी जमीन से 20 बीघा तक जमीन दी जा सकती है। अगर उनके पास 20 बीघा से कम जमीन है और मान लीजिए 15 या 16 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन देने की आवश्यकता है तो सरकारी जमीन में से वो हिस्सा उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया और ये 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था तो उस वक्त फिर गैर ट्राइबल क्षेत्रों के लिए ये प्रावधान भी बंद हो गया था, यानी कि नौ तोड़ जमीन देने की सुविधा बंद हो गई थी। ट्राइबल क्षेत्रों के लिए यह प्रावधान अभी भी रखा गया है, लेकिन जरूरी है कि इस पूरे मामले में राज्यपाल की ओर से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद ही ये सुविधा फिर ट्राइबल एरिया में भी दी जा सकती है। ये शक्तियां राज्यपाल के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। 5 बार जगत सिंह नेगी उनसे आग्रह कर चुके हैं, उसके बावजूद भी दरकिनार उनकी बात को अनदेखा उनकी बात को किया जा रहा है। ये मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से आज आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले भी 3 राज्यपाल आए, उन्होंने भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को सस्पेंड करते हुए ये सुविधा ट्राइबल एरिया के लोगों को दी है, तो अब उन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है। 12,000 मामले हैं और सरकार इन्हें निपटाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल नहीं सुन रहे हैं ट्राइबल एरिया के लोगों की। ये भी आज जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया है। आज उन्होंने प्रतिक्रिया दी है राज्यपाल के बयान पर भी। दरअसल राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें उनका कहना था कि वो चुनावी वादा पूरा करने के लिए यहाँ नहीं है। और जगत सिंह नेगी का कहना है कि भले ही राज्यपाल चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार तो चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही बनी है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए ये भी आज जगत सिंह नेगी ने कहा कि वो जनजातीय विरोधी हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने चहेते व्यक्ति को नौ तोड़ का लाभ दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। अब कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है तो बार बार आपत्ति ठहरा रहे हैं। उनका ये आपत्ति ठहराना दर्शाता है कि वो जनजातीय क्षेत्र के लोगों के बिल्कुल विरोधी हैं। वो हमें ना सिखाएं क्या करना है क्या नहीं करना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इससे पहले ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्री पर लगाम लगानी चाहिए। वो राजभवन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। राजभवन की गरिमा का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। आज भी हालांकि यही बात नेता प्रतिपक्ष ने फिर कही है कि राजभवन की गरिमा का ध्यान रखे मंत्री। जो भी उनके मुंह में शब्द आ रहे हैं वो राजभवन के लिए कहे जाए, इसे विपक्ष बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाला है। और ये भी नेता प्रतिपक्ष ने नसीहत दी है कि चुनावी वादे राजभवन को याद ना दिलाए जाए। चुनावी वादे सरकार खुद याद रखे। अभी तक ना 5 लाख नौकरियों को लेकर कोई प्रावधान किया गया है, ना महिलाओं को 1500 रुपए दिए हैं, ना ही 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का वादा इस सरकार की ओर से पूरा किया गया है। तो यहाँ राजभवन को उनके किए गए वादे याद ना दिलाए जाए। राज्यपाल जो कर रहे हैं नियमों के तहत ही कर रहे हैं। राजभवन या राज्यपाल पर कोई भी उंगली ना उठाई जाए। यहाँ सरकार ही तय करें कि उन्हें क्या करना है। 10 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन आज जिला परिषद की बैठक में ये मामला खूब गूंजा है और जिला परिषद सुभाष कैंटला ने ये मसला उठाया। हालांकि नोकझोंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त कांग्रेस और भाजपा समर्थित जिला परिषदों में, और इसी बीच धरने पर भी सुभाष कैंटला नीचे बैठ गए थे। काफ़ी देर तक ये नोकझोंक चलती रही और इसी बीच सुभाष कैंटला ने ये मांग उठाई है कि जल शक्ति मंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो एमएलए हैं इसमें संलिप्त है पूरी तरह से। हालांकि नाम यहाँ पर किसी का नहीं लिया गया, महज एक विधायक ही इनकी ओर से कहा गया है इस विधायक को भी निष्कासित कर दिया जाए, ये भी उनकी ओर से मांग उठाई गई है। अभी देखिए 2 एक्सियन सहित 10 एसटी और जेई इसमें सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिला परिषद की बैठक में भी सबसे बड़ा यही मैटर गूंजा है। कांग्रेस और भाजपा समर्थित जिला परिषद एकदम आमने सामने आ गए थे। बड़ी नोकझोंक इनके बीच हुई और काफी समय तक ये टकराव इसी मुद्दे पर चलता रहा। तकरीबन अभी 176 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत की, बकायदा एक प्रेस वार्ता बुलाई जिसमें जानकारी दी कि वो अपनी सब्सिडी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी सब्सिडी छोड़ दी। फिर एक एक करके सभी कांग्रेस एमएलए और मंत्री ने अपनी सब्सिडी छोड़ी। अब देखिए यहाँ एक बड़ा चेहरा भाजपा का सामने आया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार है, इन्होंने भी अपनी सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। इसके अलावा आज ही आशीष बुटेल और गोकुल बुटेल ने भी बिजली छोड़ी है। कुछ अधिकारियों ने भी छोड़ी है। ये दरअसल बिजली बोर्ड के कर्मचारी कार्यालयों तक जा रहे हैं, अफसरों को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनसे बिजली सब्सिडी सरेंडर करने का फॉर्म भरवा रहे हैं।
तो ये मुख्यमंत्री की ओर से शुरुआत की गई थी। अभी तकरीबन 176 लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने सब्सिडी छोड़ दी है, लेकिन भाजपा में अभी एक ही व्यक्ति, एक ही सबसे बड़ा चेहरा है जो कि शांता कुमार है, जिन्होंने बिजली सब्सिडी छोड़ी है। किसी भी भाजपा एमएलए की ओर से अभी तक ये कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, अभी ई-केवाईसी को लेकर भी जानकारी सामने आई है। तकरीबन 75% डाटा इसमें कलेक्ट कर लिया गया है, 25% शेष रह रहा है और जल्दी ही सरकार ये प्रक्रिया पूरी कर लेगी। ये दावा भी आज किया गया है सरकार की ओर से। अयोग्य घोषित एमएलएज पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ये अभी मॉनसून सेशन के दौरान ही 6 एमएलएज को अयोग्य घोषित किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इन पर ये फाइल चलाई गई थी। अभी मंजूरी के लिए फाइल राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के पास भेजी गई थी, लेकिन राज्यपाल ने फाइल वापस लौटा दी है सरकार को, कुछ एक ऑब्जेक्शन के साथ। 6 एमएलएज थे जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि दल बदल कानून को इन्होंने प्रभावित किया था। ये आरोप यहां सत्ता पक्ष की ओर से लगाया गया था। दरअसल क्रॉस वोटिंग इन एमएलएज की ओर से की गई थी। ये वही 6 एमएलएज हैं जो कि बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। इसमें चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पहली टर्म के ही एमएलए थे, तो इन्हें एक भी बारी की पेंशन नहीं मिलने जा रही है। इसके अलावा 4 एमएलएज और बच जाते हैं, जिसमें रवि ठाकुर हैं, आईडी लखनपाल है यानी कि इंद्रदत्त लखनपाल हैं और सुधीर शर्मा है और इसी तरह से राजेंद्र राणा भी है। ये चारों क्योंकि पहले भी विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, इसलिए पहले वाली टर्म्स की पेंशन इन्हें मिलेगी, लेकिन इस बार जो जीत कर आए थे वो उस टर्म की पेंशन इनकी रोक दी जा रही है। यही प्रावधान इनके लिए किया गया है और फाइल की अंतिम मंजूरी लेने के लिए राजभवन भेजी गई थी, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन के साथ सरकार को वापस फाइल भेज दी गई है। पहली ऑब्जेक्शन तो इसमें यही है कि जैसे चैतन्य शर्मा है, देवेंद्र भुट्टो है, फर्स्ट टर्म की भी इनकी पेंशन पर रोक लगा दी गई है। मान लीजिए इसके बाद फिर विधानसभा सदस्य चुनकर आते हैं तो अगला प्रावधान क्या रहेगा पेंशन के लिए, इसमें क्लैरिटी नहीं की गई है। और दूसरी बड़ी बात ये कि देखिए, संशोधन विधेयक की धारा 6 में लागू होने की तिथि भी नहीं बताई गई है। वैसे तो कई ऑब्जेक्शंस हैं और कई क्वेरीज लगाई गई हैं, लेकिन ये 2 मुख्य सवाल अभी उसमें पूछे गए हैं। जवाब सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से राज्य सचिवालय में मंथन चल रहा है कि विस्तृत रूप से अब जानकारी दी जाएगी इस सवाल के जवाब के तौर पर। तो अब देखना होगा क्या कुछ इस मामले में होता है। फिलहाल अभी तो फाइल वापस हो गई है और कई क्वेरीज और ऑब्जेक्शंस के साथ इस फाइल को वापस किया गया है। आउटसोर्स भर्ती मामले में नया मोड़ आज सामने आया है। दरअसल आज फिर ये मामला लगा था कोर्ट में। राज्य सरकार की ओर से एक याचिका दायर की गई है जिसमें आउटसोर्स भर्ती से स्टे हटाने की मांग उठाई गई थी, यानी कि जो स्टे लगा है भर्तियों पर वो स्टे हटा दिया जाए ताकि आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियां हो सके। ये याचिका दायर हुई थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, ये कहकर कि एक सही प्रक्रिया के तहत ही आउटसोर्स भर्तियां होनी चाहिए और ये संविधान आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नियम होना चाहिए और इस नियम के तहत ही भर्तियां होना जरूरी है। आने वाले समय में परिस्थितियां और भी खराब नहीं तो हो सकती हैं। तो अभी याचिका डिसमिस कर दी गई है और अगर फिर भी लीगल निर्णय से सहमति नहीं है दोनों पक्षों में तो 24 मार्च को ये अगली सुनवाई होगी, ये भी जानकारी सामने आई है। अभी देखिए, कई आउटसोर्स भर्तियां नहीं हो पा रही है, एनटीटी भर्ती नहीं हो पा रही है, एनएचएम में भर्ती होने जा रही थी वो नहीं हुई, और भी यहाँ स्टाफ नर्सिस की भर्ती तक आउटसोर्स माध्यम से करवाने की बात हो रही है। गेस्ट टीचर भर्ती होगी, ये भी आउटसोर्स आधार पर होगी। हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है। काफी विरोधी स्वर उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने पिछले कल क्लियर कर दिया कि इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाएगा। गेस्ट टीचर जरूरी है। उन नियमित शिक्षकों के बदले जब अवकाश पर जाते हैं तो नियमित शिक्षक उस वक्त जरूरी है कि 10 से 12 दिन तक पढ़ाने वाला कोई शिक्षक वहां अवेलेबल हो। बच्चे अपनी पढ़ाई में बहुत सफर करते हैं, तो ये सोच समझकर निर्णय लिया गया है। लेकिन आउटसोर्स भर्तियां होंगी कैसे जब तक मामला कोर्ट में रहेगा। अब देखिए, जो याचिका दायर की गई थी सरकार की ओर से और रिलीफ इसमें क्योंकि यही मांगा गया था कि स्टे हटा दिया जाए आउटसोर्स भर्तियों से, इसे तो डिसमिस कर दिया गया है। तो अभी तब तक आउटसोर्स भर्तियां नहीं हो पाएंगी जब तक ये मामला कोर्ट में रहेगा। एनटीटी भर्ती न जाने कब होगी, 6 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है। ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई नहीं और अब प्राथमिक शिक्षक संगठन की ओर से भी रोष व्यक्त किया जा रहा है कि अतिरिक्त कार्यभार उन पर है। जेबीटीज को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाना पड़ रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू तो कर दी गई, लेकिन अभी तक टीचर्स अवेलेबल नहीं है। जेबीटीज पर कार्यभार है और जेबीटी के भी बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां स्कूलों में ठीक नहीं है और बच्चों की पढ़ाई वैसे भी प्रभावित हो ही रही है, ये शिक्षकों का कहना है। और दूसरी ओर आउटसोर्स भर्ती को लेकर जो अभी
मामला है कोर्ट में, उस पर भी कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अब 24 मार्च की इसमें भी देखिए अगली डेट दी गई है, और अगर इस निर्णय से सहमत दोनों पक्ष नहीं होते हैं, सरकार का रुख अब क्या रहता है ये जानना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। अब ये सरकार पर ही क्योंकि निर्भर करेगा कि वो क्या अभी भी आउटसोर्स भर्तियाँ करवाना चाहती है, तो कोई नया जवाब, नया हथकंडा यहाँ सरकार की ओर से फिर अपनाया जा सकता है, और कोर्ट का रुख करने के लिए भी। अगले कल देखिए कैबिनेट बैठक होने वाली है, और बहुत सारे वर्गों को उम्मीद है। शुरुआत पोस्ट कोड 980 से करते हैं। ये पिछले 2 दिनों से सचिवालय में चक्कर काट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इस कैबिनेट में इनका मामला लगेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि एम सुधा यहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, और अभी कार्मिक विभाग का जिम्मा उनके पास ही है। इसी वजह से कार्मिक विभाग से जुड़े जितने भी मैटर्स हैं वो नहीं लगने वाले हैं। ये पोस्ट कोड्स को लेकर भी प्रस्ताव कार्मिक विभाग की ओर से ही रखा जाता है, तो अभी संभावनाएं बहुत कम है कि पोस्ट कोड 980 को लेकर चर्चा हो। हालांकि दूसरी जानकारी ये भी है, अगर दूसरे पहलू पर गौर करें तो पोस्ट कोड्स को लेकर क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ था, और इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पिछले कल ये कहा है कि इस कैबिनेट में जरूर ये मसला जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है कि कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों की ओर से ही ये मामला रखा जाए, इस पर चर्चा हो, लेकिन एम सुधा देवी नहीं होंगी, तो इस वजह से संभावनाएं कहीं कम भी नजर आ रही है। लेकिन ये कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों पर भी निर्भर करता है कि वो इस पूरे मामले में क्या कुछ करते हैं। तो पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी अभी काफी ज्यादा असमंजस में है कि अगले कल क्या होगा, इनका मैटर लगता है या नहीं लगता है। पिछले 2 दिनों से सचिवालय में थे, और जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला जा रहा है तो काफी ज्यादा उत्साहित हो गए थे, लेकिन अब जानकारी सामने ये आई है कि एम सुधा यहाँ पर नहीं है, तो कार्मिक विभाग का कोई भी मैटर नहीं लगने जा रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ गेम 50-50% हो गई है। अगले कल तक का हमें इंतजार करना चाहिए, और फिर देखते हैं क्या होगा। दूसरी बात करुणा मुल्कों पर करना चाहेंगे। करुणा मुल्कों को लेकर चर्चा होगी, और 100% संभावना है ये चर्चा होने की, क्योंकि देखिए जो वित्त विभाग के पास आंकड़े आने थे, या इसके अलावा सरकार ने जो भी पूरा रिकॉर्ड मांगा था करुणा मुल्कों को लेकर, वो सरकार के पास पहुंच चुका है। अब ये विभाग की ओर से जानकारी, सभी विभागों की ओर से जानकारी दे दी गई है। इस पर चर्चा हो सकती है कि आखिरकार कैसी पॉलिसी करुणा मुल्कों के लिए रहनी चाहिए। उम्मीद लगाकर ये भी बैठे हैं, और ये मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया था कि जल्द से जल्द करुणा मुल्क भर्ती पर पॉलिसी तैयार की जाएगी, और हर पहलू पर इसमें गौर किया जाएगा। कैसे सभी करुणा मुल्क आश्रितों को राहत दी जा सकती है, इस पर भी सरकार गौर करने वाली है। तो जितने भी आवेदन आए थे, ये पूरा रिकॉर्ड अब सरकार के पास पहुंच चुका है। पुलिस भर्ती मामला भी जा रहा है। ये कम्युनिकेशन विंग में पुलिस विभाग में पद खाली है, और इन्हें भरने पर भी अगले कल चर्चा होने वाली है। इसके अलावा बीपीएल सर्वेक्षण के मापदंडों में भी कुछ एक बदलाव होने हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मामला रखा जाएगा, माफ़ी चाहेंगे, पंचायती राज विभाग की ओर से भी ये मामला रखा जाएगा, और नई पंचायतों का मामला भी देखिए जाने वाला है। नई पंचायतों का गठन होना है। 600 के करीब आवेदन आ गए हैं। पूर्व सरकार में भी नई पंचायतों का गठन हुआ था, अभी 2025 के एंड में ही, क्योंकि पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ठीक उससे पहले यहाँ नई पंचायतों का गठन होगा। लेकिन जो प्रस्ताव आए हैं वो सभी शर्तों पर खरे उतरते हैं या नहीं देखना होगा। 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वहां पर होनी चाहिए, उसके बाद ही नई पंचायत का गठन हो सकता है। तो इस पर भी चर्चा होने जा रही है, और इस पर प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ये मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से पहले ही संकेत दिए गए थे। पंचायती राज विभाग की ओर से ये भी प्रस्ताव लाया जा रहा है। पेड़ कटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वन विभाग की ओर से। अभी एक मामला गूंजा था शीतकालीन सत्र के दौरान, जब विपक्ष ने ये बात उठाई कि बालन के लिए यहाँ कई पेड़ों का कटान किया गया है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में, और वो पेड़ भी काट दिए गए जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुछ औषधीय पौधे भी काटे गए हैं। उसके बाद प्रतिबंध जरूर लगा दिया गया है, लेकिन इसमें भी मंजूरी, फाइनल मंजूरी की आवश्यकता होगी कैबिनेट की, इसलिए मामला जा रहा है। राजस्व में रजिस्ट्री फीस की बढ़ोतरी का मामला भी कैबिनेट में जाएगा। तो ये कुछ मसले हैं, लेकिन पोस्ट कोड 980 पर सच में अभी तक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अब ये कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर इस पर चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा कि ऐलान यहाँ डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया था, या शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी पिछले कल एक वादा किया है इन अभ्यर्थियों से, तो क्या इस वादे के मुताबिक ये मसला उठाया जाएगा, या फिर इंतजार किया जाएगा कि कार्मिक विभाग की ओर से ही ये प्रस्ताव रखा जाए। और हेल्थ को लेकर भी कोई ज़्यादा प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे, और कारण वही है कि जो
हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स हम अगले कल की कैबिनेट बैठक से जुड़ी लेकर आए थे। ठीक 11 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है। अब देखिए, सीएम प्रवास पर आना चाहेंगे। सीएम सुक्खू के प्रवास को लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा कैबिनेट में। दरअसल ये कांगड़ा अब जाने वाले हैं और काफ़ी दिन ये अपने कांगड़ा में बिताने वाले हैं। माना ये भी जा रहा है कि 25 जनवरी को हिमाचल दिवस क्योंकि मनाया जाता है, ये कांगड़ा के बैजनाथ में मनाया जाएगा। हालांकि 26 जनवरी को लेकर तो पहले ही जानकारी दे चुके हैं, राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला में ही रिज मैदान पर होगा। लेकिन एक दिन पहले जो हिमाचल दिवस रहता है वो ज़रूर बैजनाथ में मनाया जा सकता है। कोई बड़ी घोषणा भी इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से हो सकती है, लेकिन अभी तक उनके दौरे को लेकर कोई फाइनल शेड्यूल सामने नहीं आया है। अब ये कल की कैबिनेट के बाद फाइनल ड्राफ्ट उनके दौरे को लेकर हमें मिल सकेगा। कांगड़ा के प्रवास पर अब ये रहने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छी जानकारी है। और धर्मशाला में ही अगली कैबिनेट बैठक होगी ये भी माना जा रहा है, क्योंकि लंबे प्रवास पर मुख्यमंत्री कांगड़ा जा रहे हैं। और जब तो हिमाचल दिवस भी कांगड़ा में ही मनाया जाएगा, तो अगली कैबिनेट बैठक भी धर्मशाला में होने की संभावना है। फिलहाल अभी तक सूत्रों के हवाले से हमें ये भी जानकारी मिली है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।